आपने ये बात सही भी कही कि आज हर हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी हो रही है, पहाड़ों में यूज कर रहे हैं लोग। लेकिन जहां एक पहाड़ की महिला एक हाथ में मोबाइल लेके चलती है और एक हाथ में घास काटने की दराती, वहीं वो जंगल में डरा हुआ महसूस करती है। मेरा सवाल आपसे स्पष्ट तौर पे ये है कि एनिमल ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो पहाड़ों से अब तस्वीरों में सामने निकल कर आ रहा है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, ये जो प्रश्न है ये केवल उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। बिल्कुल। ये समग्र जो हमारा हिमालयन रेंज है, हाँ जी। ये उस सब के लिए लागू होता है। और बहुधा हमारे दक्षिण भारत में, पूर्व में, पश्चिम में जहाँ भी अभयारण्य है वहाँ कहीं न कहीं ये झगड़ा चलता रहता है। ये क्या सरकार इसे गंभीरता से ले रही है? ये कलश चलता रहता है। नहीं, सरकार गंभीरता से ले रही है और मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष के स्तर पर क्या कि कुछ लोगों ने प्रकृति प्रेम के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर इतने अधिक माहौल ऐसा बना दिया कि 1980 का जो फॉरेस्ट कानून बना, एक्ट बना 1980 का, वो इतना कठोर बन गया कि उसमें ऐसा लगता था कि भाई आदमी की कीमत कम है और जंगल के पशुओं की कीमत ज्यादा है। अच्छा लक्ष्य था, अपनी इंटेंशन कोई बुरा नहीं था, क्योंकि बुरी तरह से लोग पेड़ काट रहे थे और नुकसान कर रहे थे। लेकिन वो क्या हुआ कि इट वेंट फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, है ना। एक अति से आप दूसरी अति में चले गए, तो उसके कारण से क्या होगा कि अब गांव में जो शेर है, बाघ हमारे बोलते पहाड़ी में उनको, छोटे छोटे बाघ, बाघ तो बड़ा होता है जो कार्बेट में मिलेगा आपको, लेकिन वो इतनी अधिक संख्या में आग हुए हैं कि स्वाभाविक है कि वो घर तक आएंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा। पहले तो लोग मारा करते थे, हैं, साधु सन्यासी जिसके पास बागम्बरशाला हो गई वो माना जाता था बहुत अच्छा है। आज अगर आप किसी के पास बागम्बरशाला देखोगे तो दूसरे दिन जेल में चले जाएगा। तो इसलिए वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, एक अति से दूसरे अति में जाना, इसके कारण से ये जो क्लैश है, इस क्लैश के कारण से जो पशुओं के साथ हो रहा है, जंगली जानवरों के साथ हो रहा है, तो उसको एक नई दृष्टि से देखना पड़ेगा। और कोशिश की जा रही है कि उनके लिए और बाड़े बनाए जाए। बाघ आ रहा है, ऐसा आ रहा है, हम दूसरी कोशिश भी कर रहे हैं, सेंटर से पैसा मांग रहे हैं। हम कहते हैं भाई आप जो है खेतों के चारों ओर जाली लगाने के लिए हमको सहायता करो। नहीं तो फिर अगर सेंटर में तो आप ही की सरकार। नहीं, देखो सेंटर में सरकार है, हाँ जी, और सरकार हमेशा सबकी होती है। बिल्कुल। हाँ, मुझे बहुत बार आपको किस्सा सुनाऊं, जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा, तब मैं आरएसएस का काम देखता था, बीजेपी नहीं देखता था। अच्छा। बोले भगत दा अब तो अपनी सरकार बन गई। तो मैंने कहा भाई सन 1947 से इस देश में अपनी ही सरकार है, तो इसलिए ये तो देखने का एंगल है। तो कुल मिलाकर के एक नए ढंग से सोचना पड़ेगा ताकि आदमी का जीवन सुरक्षित रहे और पशु भी, प्रकृति भी ठीक रहे। भगत दा, कहीं एक कारण ये तो नहीं कि जो जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, पहले एक जंगल होता था बड़ा, क्योंकि उत्तराखंड मेरे लिए वही है कि सुकून है। आप देखते होंगे कि हर शुक्रवार को HR नंबर की गाड़ियां, DL नंबर की गाड़ियां सब आपके उत्तराखंड में आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पर्यटन के नाम पर इतने होटल्स बढ़ रहे हैं, जंगल और पहाड़ कट रहे हैं, इसीलिए भी एक जानवर नीचे उतर कर आता है और शिकार करता है? नहीं, हाँ। इसका उससे कोई संबंध नहीं है। सीधे ये है कि हमारे गांव में पहले एक गांव में बंदर दिखा तो भगाया तो दूसरे गांव जाता था, ठीक है, खत्म एक दिन की ड्यूटी। आज ये कि हर गांव में बंदर ही बंदर है, ठीक है, लोगों के लिए खेती संभालना मुश्किल है। पहले कभी कभी हम लोगों जब बच्चे थे तो कभी कभी भालू और सुअर दिखते थे, अब तो यत्र तत्र सुअर और भालू है। इसका अर्थ क्या है कि पिछले वर्षों में चाहे हमने सड़क के नाम पर, विकास के नाम पर पेड़ काटे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ठीक से हमारे ये जो इस में पर्यावरण में काम करते हैं या शासन में काम करते हैं, अगर वो ठीक से देखेंगे तो पहाड़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जितना जंगल पहले था उससे जंगल बढ़ गया है। क्योंकि गांव नीचे को आ रहे हैं लोग, तो गांव में
जहाँ पहले 8-10 पेड़ दिखाई देते थे क्योंकि महिलाएं घास काटती थी और हर गांव में 25, 50, 100, 150 ऐसे मवासे होते थे। अब मुश्किल से कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं 50 है। तो नेचुरली है कि जो घास लाते थे, जो लकड़ी लाते थे, तो बंद हो गए ना। तो इस दृष्टि से यहाँ लखनऊ, दिल्ली और देहरादून में बैठ करके जो उस चीज को लोग देख नहीं सकते। इसलिए इस संबंध में हम केंद्र से भी मैं बात करूंगा कि इस संबंध में नई पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। अब ऐसा हो रहा है कि सांप भी मर जा रहा है, लाठी भी टूट जा रही है और कुछ भी नहीं निकल कर आ रहा है। निकलता उसने, इसलिए उसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। आप एक शिक्षक रहे हैं, आपने अपने जीवन में स्कूल्स भी खुलवाए हैं, उनको चलाया भी है और आपका हृदय गुरु हृदय है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक खबर आती है कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, 1600 स्कूल बंद हो चुके हैं, 3600 स्कूलों को चिन्हित कर लिया गया है और ये अध्यादेश जारी होता है कि वहाँ पर और कार्य जैसे पंचायत से संबंधित कार्य, आंगनवाड़ी से शुरू होंगे उन बिल्डिंग्स में। लेकिन आप ही भगतदा हमेशा बोलते हैं कि सरकारी स्कूल से पढ़कर बच्चा IAS, IPS और बड़े साइंटिस्ट बन करके निकलते हैं। अगर ये स्कूल बंद हो जाएंगे भगतदा, तो क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? देखो, पहली बात यह है कि उत्तराखंड में पिछले दिनों मैं समाचार पढ़ रहा था कि यहाँ मनरेगा के अंदर काम करने वालों की संख्या 45% रह गई है। पहले 100% की अपेक्षा। इसका अर्थ क्या है कि जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड में बना है, नए उद्योग खुले हैं, नए काम खुल रहे हैं, लोगों को सेल्फ रिलायंट उसमें जाने के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो लोगों के पास इसके माने पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो स्वाभाविक है कि एक इच्छा होती है, जैसे हमारे वेल टू डू लोग हैं, हमारा बच्चा तो विदेशी में पढ़ना चाहिए, अगर विदेश में नहीं पढ़ा हार्वर्ड में और वहाँ नहीं भगतदा सरकारी स्कूल बंद हो जाए। सुनो मेरी बात, तो इसलिए स्थिति क्या आ रही है धीरे धीरे कि लोग एक मानसिकता बन गई है कि हम प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो हमारे बच्चे ज्यादा अच्छे होंगे। ये मानसिकता केवल उत्तराखंड में नहीं है, समग्र देश में यही मानसिकता है। सौभाग्य से उत्तराखंड में जैसा लोग गरीबी बोलते हैं वैसा गरीबी नहीं है और इस कारण से भी यहाँ और जगह की अपेक्षा, इसमें महाराष्ट्र में था, वहाँ भी सरकारी स्कूल में बहुत कम जाते थे लोग, है ना। सब प्राइवेट की ओर जा रहे हैं। प्राइवेट की ओर जाने का अर्थ है कि अब आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो क्यों भेजेगा वहाँ। हम क्या सरकारी स्कूल को इतना मजबूत मॉडल के तौर पे नहीं ला सकते भगतदा कि हम जब वहाँ पर ऐसे हैं स्कूल्स कि जहाँ पर लोग कहे कि नहीं यहाँ पे शिक्षा हम लेंगे, हम वैसा मॉडल नहीं बना सकते? निश्चित रूप से तुम्हारा बहुत अच्छा प्रश्न है रमा जी। मैं लोगों को उदाहरण देता हूँ। मेरा जो कपकोट ब्लॉक है, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। कपकोट प्रॉपर में एक प्राइमरी स्कूल ऐसा है जिसमें 300 बच्चे पढ़ते हैं और वो जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर वहाँ के, हर बार 4, 5, 10 लड़के उनके कहीं न कहीं उसमें सैनिक स्कूल में निकलते हैं, कहीं दूसरे कंपटीशन में। और पिछले से पिछले साल तो 5वीं के 40 बच्चे उनके सैनिक स्कूल में निकले। तो ऐसे उदाहरण हमारे 1-2 स्कूल और भी मेरे नैनीताल में मैंने देखे से, जहाँ अच्छी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन क्या है कि ये जो सारे देश भर में, केवल उत्तराखंड में, एक प्रकार से ये जो शिक्षा है, ये शिक्षक का पद है, शिक्षा का काम है, ये अति पावन और पवित्र है। ये भाव वास्तव में देश भर के हमारे अध्यापकों में अगर भरा जाएगा तो स्वाभाविक रूप से फिर जैसे पलट करके गाड़ी पीछे को आती है तो ऐसे ही पलट करके। इसके लिए आप कुछ करेंगे? देखो, मैं तो जितना कर सकता हूँ उतना अपनी ओर से करता ही हूँ, लेकिन ये सामूहिक है, कलेक्टिव वन। और इस दृष्टि से अभी मुझे लगता है कि भले ही इतनी सुंदर 2020 की शिक्षा नीति आई है, उस सबके बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि हमारे
टीचर्स की ट्रेनिंग, ये होना चाहिए, वो होना, दुनिया भर की चीजें सब सरकार ने बता दी है। लेकिन स्कूल में उपस्थिति कैसे बढ़ाए, हैं? तुम्हारी जिम्मेदारी है कि स्कूल में उपस्थिति करो, हैं? तो ये भाव जब तक पूरे देश में नहीं बढ़ेगा, और ये कोई भी सरकार जबरदस्ती इसलिए नहीं करेगी कि वो अध्यापक जो है फिर रिवोल्ट करने लग जाते हैं, आंदोलन करने लग जाते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर वही या तो आरएसएस की शाखा में आ जाए प्रबल राष्ट्रभक्ति के लिए, या कहीं स्वामी विवेकानंद के जाए जो सन्यासी होते हुए जिन्होंने हिंदुत्व की बात बोली है, तो तब तो होगा। और केवल नारों से तो होगा नहीं, केवल अखबार में मीडिया में बोलने से तो होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री अगर आगे और 5-10 साल रहेंगे तो वो निश्चित रूप से कोई रास्ता निकालेंगे।